Assalamu alaikum. So today I will discuss about the Article 62(1)(f), which is circulating in the news nowadays, and to which the Ata Bandial, the Chief Justice of Supreme Court, described as a draconian law. So why he described it as a draconian law, and when it added into the Constitution, I will tell you this. Okay, so let's begin. We can say that article tells about the disqualification of the members of parliament. ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं किन बेसिस के ऊपर, और अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर्स बन रहे हैं तो उनको किस लिहाज से क्वालिफाई करना पड़ेगा. सो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी क्वालिफाई करने के लिए या पार्लियामेंट के मेंबर्स बनने के लिए, मजलिस शूरा के मेंबर्स बनने के लिए, इज़ वेरी सिंपल. लाइक के दे शुड बी सजेशियस and they should be righteous and they should be honest and ameen, right? So these are the conditions that is put it in the article 62(1)(f), right? So जब हम इसकी बात करते हैं कि सादिक और अमीन होना चाहिए जो भी पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, तो ये प्रोविज़न ऐड किया गया था ज़िया के दौर में. आपको पता है कि ज़िया का दौर इज़ ऑल अबाउट द इस्लामाइजेशन का दौर था, जिसमें ये कहा जा सकता है कि शायद इस्लाम को, अपने इस्लामाइजेशन को एक लेजिटिमेट उसको एक पोजीशन देने के लिए मुल्क के अंदर उसने ये एक प्रोविज़न ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो किसी भी किस्म की धोखाधड़ी नहीं कर सकते. यानी कि जितने भी उनके प्रॉपर्टी होंगे वो अपने एसेट्स को बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे. अगर उनके फॉरेन एसेट्स हैं या उनके मुल्क में कोई भी एसेट्स हैं तो वो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. और इसी की बिना पर जो ECP है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अप्रूवल देगा कि ये कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो कि ये कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर ये बात आ गई कि एक तो ये ज़िया के दौर में इस्लामाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया. सेकेंड टर्म ये है कि जब आप कोई भी लॉ बनाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ कमी रह जाती है या फिर कोई ऐसी शिक उसमें आ जाती है जिसकी वजह से उस लॉ को पॉलिटिकली तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) है, उसको जो पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजीनियर्ड बाय द डिक्टेटोरियल रिजीम्स टू डिसक्वालीफाई करने के लिए प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर लीडर फॉर लाइफ. ठीक है, अब इसमें जो भी डिसक्वालिफिकेशन होती है वो फॉर लाइफ होती है. यानी कि उसके बाद जब आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते, आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, आपकी पार्टी ऑनरशिप आप उसको चला सकते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन उसके बाद आप किसी भी इलेक्शन कैंपेन का पार्ट नहीं बन सकते, राइट? सो ये दो एक इसमें प्रोविजंस वगैरह हैं, राइट? सो अब हम देखते हैं कि जो इसमें आजकल जो केस चल रहा है वो फैसल वाडा का है. फैसल वाडा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी डुअल नेशनैलिटी छुपाई, जिसकी बुना पर ECP ने उनको डिसक्वालीफाई कर दिया. ठीक है, तो इसको इन्होंने डिसक्वालीफाई किया है किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि इनकी डुअल नेशनैलिटी है. अब जो आपके पास पार्लियामेंट का मेंबर बनता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक नेशनैलिटी होनी चाहिए, जबकि फैसल वाडा के पास US की भी नेशनैलिटी है, राइट? और सेकंड जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो इनकी डुअल नेशनैलिटी है और दूसरा ये कि इन्होंने इसको छुपाया है, राइट? सो इसके ऊपर जो ECP था उन्होंने इसको डिसक्वालीफाई किया. उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन है 63(1)(c), उसके ये आपकी डुअल नेशनैलिटी के हवाले से है कि जो भी डुअल नेशनैलिटी रखेगा वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, राइट? तो यहाँ पर जो इसके पटिशनर्स हैं फैसल वाडा के, उन्होंने ये कहा कि ना तो फैसल वाडा ने किसी भी किस्म का क्रिमिनल इंटेंट रखा है, ठीक है? यानी कि उनके जो उन्होंने किया है उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ. अगर उन्होंने अपनी डुअल नेशनैलिटी छुपाई है तो उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, राइट? लेकिन जो ECP है उनके मुताबिक और जो पटिशनर है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो 63(1)(c) आर्टिकल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो डुअल नेशनैलिटी है वो किसी भी मेंबर की नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियन की नहीं होनी चाहिए, उसी की बुना पर जो ECP ने इस तरह से सोचा कि शायद जो इसके ऊपर जो आर्टिकल 62 की प्रोविजंस हैं वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है?
तो जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और फैसल वाडा ने इसको जो चैलेंज किया है कोर्ट में कि जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर जो हम देखें तो जो सेकंड केस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एक पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था जुलाई 28 2017 में, राइट। अब ये जो डिस्क्वालीफाई किया गया था इनको, ये केस था पनामा गेट का केस, राइट। तो आपको पता है कि कुछ ऑफशोर कंपनीज वगैरह निकल आई थी जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, राइट। तो अब जो इसमें जस्टिस हैं एक आसिफ खोसा, चीफ जस्टिस थे ये आसिफ खोसा, जो कि अता बंदयाल के आने से पहले थे। तो इन्होंने अपने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि ये जो आप डेफिनेशन कर रहे हैं इस में कि आप ऑनेस्ट और अमीन की, यानी कि सादिक और अमीन होने की जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी वेग। और दूसरी बात ये कि जब तक आपका जो इसकी जो नेचर है दैट शुड बी अबाउट द पब्लिक कंडक्ट, यानी कि अगर आप में से कोई भी इंसान, कोई भी पार्लियामेंटेरियन, वो कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचता है, तो फिर आप उसको डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन अगर उसके ज़ाती किसी कंडक्ट की वजह से पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो आसिफ खोसा का ये कहना है कि उसको वैसे तो ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना है, अपना ओपिनियन देते हैं और वो ये कहते हैं कि फिर डिस्क्वालिफिकेशन हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। अच्छा, इसमें एक और केस देखते हैं, वो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। आपको पता होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2009 में इनको जब रीस्टोर किया गया था, इनको इतनी पोजीशन वापस दी गई थी, तब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई किया। इन्होंने जिनको और जितनी भी इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशंस की वो सारी सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शंस थी, राइट। वो सारी क्या थी? सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शंस। किन चीज़ों के ऊपर इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया लॉ मेकर्स को? एक था इसमें फेक डिग्रीज के ऊपर, राइट। अगर कोई फेक डिग्रीज होल्ड करता है और वो छुपाता है, सो दैट्स इज अबाउट। एंड अगर कोई कंसीलमेंट करता है आपके जो भी उनके एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर उनको किया और डिस्क्वालीफाई किया जो भी डुअल नेशनैलिटी रखते थे उनके ऊपर, राइट। तो ये है, और इसके ऊपर जो वो प्रोविजंस लगा रहे थे वो थी आर्टिकल 184(3) एंड आर्टिकल 199। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर्स को। जैसे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पनामा गेट के ऊपर। आप देखें फैसल वाडा को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बहुत सारे जो लॉ मेकर्स थे इनको डिस्क्वालीफाई किया सिर्फ और सिर्फ इसी एक आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो आजकल इमरान खान हैं उनके लिए भी ये सब कुछ चल रहा था, जब इनका एक फॉरेन फंडिंग केस हमारे सामने आता है जिसमें ये उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने फ़ॉरेन फ़ंड्स लिए हैं अपनी पार्टी को रन करने के लिए, और जो इंडिया से लिए हैं, ये किसी भी मुल्क से जो फंड्स आ रहे हैं वो अलाउड नहीं है पाकिस्तान में कि वो अगर तो वो मुस्लिम कम्युनिटी दे रही है, जैसा कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी है और वो वहाँ पर जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स हैं वो वहाँ पर रह के उनको फंडिंग कर रहे हैं, तो वो किसी भी किस्म की फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है बहरहाल। लेकिन ये फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इमरान खान के हवाले से ये चल रहा था कि इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक आर्टिकल के पीछे बहुत सारे लोगों की आप देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, और इसीलिए जो अता बंदयाल जो कि हमारे अब सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि दैट इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ, ठीक है। अब उनके मुताबिक तो ये ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू आएंगी? या पार्लियामेंट में डिबेट्स चलेंगे इस जो प्रोविज़न है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट करने के लिए, या फिर इसमें जो भी आपको लूप होल्स नज़र आ रहे हैं हो सकता है कि उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए या कुछ डिबेट्स होंगी। तो हम इसके लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।